हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है टू फेज सिंप्लेक्स मेथड। इससे पहले की वीडियो में भी हमने टू फेज सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ा हुआ है। तो आज हम लोग एलपीपी को सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा वो मिनिमाइज है। पहले हमने मैक्सिमाइज जेड लिख करके सॉल्व किया था, मतलब मैक्सिमाइज की फॉर्म को सॉल्व किया था। आज मिनिमाइज की फॉर्म को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे पहला वाला वीडियो को देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि टू फेज मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं भी देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि टू फेज मेथड से जो है हम लोग एलपीपी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टू फेज मेथड में हम लोग दो फेज पे काम करते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हम लोग एलिमिनेट करते हैं अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल को और फेज 2 में ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग ये जनरल एलपीपी दिया हुआ है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग फेज 1 के लिए काम करेंगे। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स है दो और दोनों में इक्वल टू का सिंबल है, इसलिए A1 और A2 जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज करेंगे। इससे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमाइज जेड के फॉर्म में है, तो इसको पहले मैक्सिमाइज जेड लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैक्स z इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा -x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 और हमारा जो कंस्टेंट्स है उसको लिखेंगे इसके बाद सब्जेक्ट टू, यहाँ पे है -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 और यहाँ पे a1 को जो है ऐड कर देंगे इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसके बाद है 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 और प्लस A2 को यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है, तो यहाँ पे ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा सारा वेरिएबल है x1 x2 x3 और A1 A2, ये जो है सारा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। इसके बाद हम लोग फेज 1 के लिए काम करेंगे। तो पहले काम करते हैं, अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनिशियली क्या होगा, हमारा x1 x2 और x3 जो होगा 0 हो जाएगा और हमारा यहाँ पर ये तीनों 0 हो गया। तो A1 का वैल्यू निकल कर आएगा यहाँ पर से हमारा 2 और A2 का वैल्यू निकल कर आएगा 1। अब इसके बाद हम लोग फेज 1 के लिए अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फेज 1। फेज 1 में हम लोग ऑक्सिलरी एलपीपी बनाएंगे, जिसमें हम लोग मैक्स जेड का जो है जो कांस्टेंट है सारा वेरिएबल का उसको 0 कर देंगे, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल का हम लोग -1 कर देंगे। पहले तो हमने ये वाला बनाया है, मिनिमाइज जेड को मैक्स में कन्वर्ट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब क्या करेंगे, ऑक्सिलरी एलपीपी के लिए सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऑक्सिलरी एलपीपी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मैक्स जेड स्टार लिख देंगे, यहाँ पे जेड स्टार से हम लोग इसको डिनोट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है। तो x1 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 लिखेंगे और A1 A2 जो है हमारा वो -1 देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये लाइन लिख दिया है, -1 दे रहे आर्टिफिशियल वेरिएबल को, तो -A1 -A2 ये किए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंस्टेंट्स को लिखेंगे। तो हमारे पास जो कंस्टेंट्स है उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देंगे। तो -2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस A1 इक्वल्स टू 2 और दूसरा है हमारे पास 2x प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस A2 इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम लोग फेज 1 में जो हम लोगों का ये वाला आया एलपीपी, इससे हम लोग टेबल बनाएंगे और इससे टेबल को हम लोग सॉल्व करेंगे जब तक हमारा ZJ माइनस CJ जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना हो जाता। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना फेज 1 का पहला टेबल यहाँ पे बनाया है, उसी तरीके से जैसे सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करते थे टेबल बना के। तो CJ का वैल्यू हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देख के लिखेंगे। तो सारा जो है कॉन्स्टेंट 0 है, सिर्फ A1 A2 के लिए -1 है। तो x1 के लिए 0, x2 0, x3 0 और A1 A2 जो है -1 है। बेसिक वेरिएबल के कॉलम में हम लोग A1 और A2 को लिखेंगे क्योंकि यही हमारा अब हम लोग ऐड किया है। तो A1 और A2 हमारा हो जाएगा बेसिक वेरिएबल और इस CB के कॉलम में A1 का वैल्यू क्या है, -1 है और A2 का भी जो है -1 है, ये लिख दिए। XB के कॉलम को फिल करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कंस्टेंट्स है, कंस्टेंट्स के राइट हैंड साइड में जो हमारा वैल्यू है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 है और 1 है, तो ये 2 और 1 हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। और इसके बाद ये वाला टेबल को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट कंस्टेंट को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x1 के लिए कॉस्ट है -2 लिखा, x2 के लिए कॉन्स्टेंट 1 है, x3 के लिए 3 है, A1 1 है और A2 यहाँ पे 0 है। इसके बाद सेकंड कंस्टेंट्स को देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, x3 के लिए 4 है, A1 0 है और A2 1 है। तो ये हम लोगों ने टेबल बना लिया। इसके बाद है हमारा ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट करना। तो हम लोग जानते हैं कि ZJ माइनस CJ का वैल्यू होता है
सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे। तो इस तरीके से हम लोग अगर Z1 माइनस C1 निकालेंगे तो होगा सी बी इंटू X1 माइनस C1। सी बी का वैल्यू है -1, X1 हो जाएगा -2 और C1 होगा यहाँ पे 0। तो हम लोग क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -2 प्लस कर देंगे -1 इंटू 2 और -0 करेंगे। इसी तरीके से X2 के लिए, X3 के लिए और A1 A2 के लिए भी करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पे सारा वैल्यूज को जो है कैलकुलेट कर लिया है रफ में। आप लोग अगर चाहें तो दिखा सकते हैं कैलकुलेशन, अगर नहीं चाहे तो कैलकुलेशन दिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए Z1 माइनस C1 हमने किया -1 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 2 और माइनस कर दिया 0 से। इसी तरीके से Z2 माइनस C2 के लिए हमने -1 इंटू 1 और प्लस करके हमने क्या लिखा -1 इंटू 3 और माइनस कर दिया C2 का वैल्यू है 0 से। इसी तरीके से हमने A1 और A2 के लिए तक का किया है। देखिए Z4 माइनस C4 हो जाएगा हमारा A1, तो यहाँ पे होगा -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0, -1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 और माइनस कर दिया है -1 से क्योंकि यहाँ पे हमारा -1 था। तो सारा वैल्यूज जो है हमारा आया है वो है 0, -4, -7 और 0। तो इसको हम लोग यहाँ पे है फिलअप कर देंगे। 0, -4, -7 और 0। ये हमारा जो है ZJ माइनस CJ का जो है वैल्यू कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद देखेंगे हमारा सारा ZJ माइनस CJ जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को टेबल को अपडेट करने का जरूरत है। तो इन दोनों में से हम लोग -7 को चूज करेंगे क्योंकि ये हमारा मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। तो -7 को अगर हमने चूज किया तो इसके साथ जो है हमारा X3 का जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम होगा उसको हम लोग बोलेंगे की कॉलम, और इसी के साथ जो हमारा X3 है इसको बोल देंगे इनकमिंग वेक्टर। तो X3 जो है हमारा अब बेसिस में एंटर करेगा A1 और A2 किसी एक की जगह, तो किसके जगह एंटर करेगा इसको मालूम करने के लिए हम लोग अब मिनिमम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला होता है XB बाई की कॉलम। तो की कॉलम हमने निकाला X3, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे XB बाई X3, और X3 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके अलावा कोई केस में हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए XB का वैल्यू है 2 और X3 का 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3 जो कि हमारा आएगा 0.66, और नेक्स्ट है 1 और X3 है 4, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा 0.25। अब इन दोनों में से जो है मिनिमम देखना है क्योंकि ये मिनिमम रेशियो है, तो मिनिमम है हमारा 0.25। तो हम लोग यहाँ पे इसको एरो बनाएंगे और इसी के साथ जो हमारा A1 जो है A1 का रो हो जाएगा की रो, और A2 का रो हो जाएगा हमारा की रो, और A2 को बोलेंगे हम लोग आउटगोइंग वेक्टर। तो इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टेबल अपडेट करेंगे, और नेक्स्ट टेबल में हम लोग B के कॉलम में A1 उसी तरीके से रहेगा और A2 की जगह हम लोग X3 लिख देंगे। अब देखिए हम लोग का जो भी टेबल बनता है, जैसे यहाँ पे A1 और A2 जो बेसिस में है वो अंदर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करता है। जैसे A1 है 1 0 और A2 है 0 1। तो इसी तरीके से हमारा X3 जो अंदर आएगा, मतलब नेक्स्ट टेबल में जो X3 आएगा, यहाँ पे देखिए A2 की जगह आएगा, तो A2 क्या है 0 और 1 है, तो नेक्स्ट टेबल में हम लोग को X3 को भी 0 और यहाँ पे इसको 1 करना होगा। तो नेक्स्ट टेबल में हम लोग चेंजेस अब समझ गए क्या करना होगा। बेसिक वेरिएबल में A1 X3 आएगा और हम लोग को 3 को 0 और 4 को 1 करने का कोशिश करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट टेबल अपडेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये जो है न्यू टेबल बनाया है और हमने यहाँ पे A1 और X3 लिखा है। CJ का वैल्यू तो सेम ही हम लोग लिखेंगे, और A1 के लिए है -1 और X3 के लिए 0 है, ये लिख दिया। इसके बाद जो देखिए हम लोग को क्या करना है, हमारा जो R, इसको पहले हम लोग एक नाम दे देते हैं जिससे हम लोग को समझ में आएगा। ये R1 R2 मान लेते हैं और इसको R1 डैश और R2 डैश मान लेते हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में R2 को जो है हम लोगों को यहाँ पे 4 से 1 करना है। तो हम लोग को 4 से 1 करने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे रो को 4 से डिवाइड करना होगा। मतलब हम लोगों को R2 डैश निकालने के लिए क्या करना होगा, R2 डिवाइडेड बाई 4 करना होगा। तो R2 डैश निकल जाएगा इस तरीके से, मतलब इस पूरे रो को 4 से डिवाइड करके यहाँ लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने रो को जो है 4 से डिवाइड करके लिख दिया। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 यानी 1, 0/4 और 1/4 लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को R1 डैश को फिलअप करना है। तो R1 डैश को फिलअप करने के लिए हम लोग पहले से जानते हैं कि हमेशा जो हम लोग रो ऑपरेशन करते हैं तो R1 डैश के लिए हम लोग R1 को यूज़ करेंगे और R2 डैश का यूज़ करते हैं। इन्हीं दोनों रो को यूज़ करके हम लोग को R1 डैश को निकालना होता है। तो देखिए हम लोग को
यहाँ पे जो है R1 में 0 करना है, x3 के कॉलम में R1 को 0 करना है, और यहाँ पे x3 के कॉलम में R2 डैश जो है वो 1 है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस रो को यानी कि R2 डैश को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 जब माइनस होगा तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 माइनस 3 R2 डैश, ये वाला ऑपरेशन अगर परफॉर्म करके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब R1 डैश को लिखेंगे R1 माइनस 3 R2 डैश। तो चलिए इसको अब फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे जो है रफ में भी जो है कैलकुलेशन दिखा दिया है कि R1 डैश ये था, और 3 से मल्टीप्लाई करके R2 डैश को हमने ये लिखा है, तो हमारा R1 डैश का वैल्यू जो है सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये वाला आ गया। तो और इस वैल्यू को हमने जो है R1 डैश के कॉलम में फिलअप कर दिया है। इसके बाद का हम लोग का स्टेप है ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट करना। तो ZJ माइनस CJ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है CB इंटू XJ और माइनस CJ। तो पहला देखिए x1 के लिए -1 इंटू -7/2 करेंगे, तो हम लोग को क्या आएगा +7/2, और ये वाला वैल्यू तो हमारा सारा में जो 0 आ जाएगा, तो और -0 है यहाँ पे, तो क्या होगा माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 7/2। इसी तरीके से हम लोग Z2 माइनस C2 करेंगे, तो -1 इंटू -5/2 हमारा +5/4 है, +5/4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा वैल्यू 0 ही है। तो उसके बाद हमारा -1 इंटू 0 करेंगे, ये वाला वैल्यू सारे में 0 आ रहा है, ये भी हमारा जो है 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारा A1 के लिए करेंगे, तो -1 इंटू 1 -1 होगा, और माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1। CJ का वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। इसके बाद हम लोग करेंगे -1 इंटू -3/4, और उसके बाद हम लोग माइनस ऑफ -1 कर देंगे, मतलब 3/4 + 1, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगा 7/4। इसके बाद देखिए हमारा इस टेबल में जो है ZJ माइनस CJ का वैल्यू सारा ग्रेटर देन इक्वल टू आ चुका है। तो इसके बाद हम लोग फेज 2 के लिए मूव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक चीज को हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग को नोटिस करना है कि हमारा जो B का कॉलम में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है या नहीं। तो देखिए हमारा B का कॉलम में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल तो आ रहा है, अब इसके बाद नोटिस करना है कि हम लोगों का जो B का वैल्यू है वो क्या है। तो B का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखिए 5/4 है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर 0 रहता तो वो हम लोग बोलते 0 वैल्यू है, तो हम लोग ओके था, वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर ये पॉजिटिव लेवल पर है तो इस तरह के हम लोग प्रॉब्लम को अब आगे फेज 2 में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग बोल देंगे कि ये नो फिजिबल ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं करना है कि ZJ माइनस CJ का वैल्यू सारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया तो फेज 2 में मूव कर गए। हम लोग को हमेशा बेसिक वेरिएबल के कॉलम में जो है चेक करना होगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है या नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग इसके बाद लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए हमने लिखा है कि हमारा जो है ZJ माइनस CJ जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा एन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन टू द ऑक्सिलरी LPP हैज बीन अटेन्ड। मतलब हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन तो निकला है, लेकिन ऑक्सिलरी LPP के लिए निकला है, क्योंकि हमने ये जो फेज 1 में जो हम लोग काम करते हैं वो ऑक्सिलरी LPP को लेके करते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है निकल गया है। अब मैक्स का वैल्यू देखिए वो निगेटिव है। मैक्स का फॉर्मूला होता है CB इंटू XB। तो CB है हमारा -1 और 5/4, तो -1 इंटू 5/4 क्या होगा -5/4, और ये वैल्यू तो 0 इंटू 1/4 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा मैक्स जेड का वो होगा -5/4। तो मतलब हमारा जो मैक्स जेड स्टार का वैल्यू है वो निगेटिव है, और हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 जो है जो बेसिस में पॉजिटिव लेवल पर जो है आ रहा है। मतलब A1 जो है B के कॉलम में पॉजिटिव लेवल पे आ रहा है। इसके बाद हमने बोला द ओरिजिनल प्रॉब्लम डज नॉट पोजेज एनी फिजिबल सॉल्यूशन। मतलब हमारा जो ऑक्सिलरी LPP का जो प्रॉब्लम था वो तो हमारा ऑप्टिमम है, लेकिन जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, सारे वेरिएबल के जो कॉस्ट दिए हुए थे, वो हमारा जो है फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमने लिख दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए जो हमारा क्वेश्चन में जो LPP दिया हुआ था ये तो हमारा फिजिबल नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर हमारा जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है बेसिस में 0 लेवल पर आता या फिर नहीं आता तो हम लोग फेज 2 में मूव कर सकते थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा 2 फेज मेथड नो फिजिबल सॉल्यूशन के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज।